आदर अभिवादन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेनिन और अक्टूबर क्रांति। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जार के द्वारा जो सोवियत संघ का राजा था गद्दी छोड़ना, और डूमा जो वहाँ संसद के रूप में जानी जाती थी, इसके द्वारा अस्थायी मंत्रिमंडल का गठन करना या अस्थायी सरकार का गठन करना। जैसे ही रूस में अस्थायी सरकार का गठन होता है तो नियम से देखा जाए अस्थायी सरकार को रूस के लिए बढ़िया काम करना चाहिए, वहाँ की जनता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अस्थायी सरकार सबसे पहले तो जो युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध को जारी रखने के पक्ष में थी। दूसरा, अस्थायी सरकार को जनता के लिए जो काम करना था, जिसमें ज़मीन के वितरण को लेकर उनको काम करना था, सभी को ज़मीन मिले, काला बाजारी जो रूस में हो रही थी उसको रोके, तो इन सब बातों में वो सक्षम नहीं थी। न ही रूस में सबको रोटी उपलब्ध हो पा रहा था, न ही ज़मीन मिल रहा था, न ही काला बाजारी रुक रहा था। तो इसी बीच रूस में एक नेता का उदय होता है, वो है व्लादिमीर लेनिन। इसके नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी का गठन होता है और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में जगह जगह सभाएं होती है। और ये बोल्शेविक पार्टी आम जनता से बोलती हैं कि मजदूर और सैनिकों के बीच जो जा करके, इन्हें जो बोल्शेविक पार्टी का नेता है लेनिन, ये मजदूर और सैनिकों के बीच जा करके अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार करना शुरू कर देता है। लेनिन ये आरोप लगाता है कि जिस उद्देश्य से रूस में अस्थायी सरकार का गठन हुआ है, वो अपने देश के लोगों को न तो रोटी उपलब्ध करा पा रही है, न ही ज़मीन का वितरण करा पा रही है, न ही काला बाजारी रोक पा रही है। तो ऐसी स्थिति में रूस में क्रांतिकारी परिवर्तन होनी चाहिए। लेनिन का ये भी मानना था कि रूस में मध्यम वर्ग कमज़ोर है और जो अस्थायी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें मध्यम वर्ग को कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो लेनिन का ये मानना था कि मध्यम वर्ग कमज़ोर होने के कारण कभी भी रूस में शासन सत्ता स्थापित नहीं कर पाएगी। इसके स्थान पर एक मजबूत संगठन का होना जरूरी है। और इसका कहना ये था कि जो सोवियत बने हुए थे, इससे पहले हम वीडियो में पढ़े हैं, जितने छोटे छोटे सोवियत थे, किसानों का, मजदूरों का, पुलिस वालों का, सेना में, सब संगठन होकर के सोवियत बनाए थे। तो इन सोवियतों के पास ही रूस में शासन व्यवस्था होनी चाहिए और ये सोवियत ही मजबूत ढंग से रूस में शासन व्यवस्था शुरू कर पाएंगे और अपने देश की जनता के लिए रोटी का भी इंतज़ाम करेंगे, काला बाजारी भी रोकेंगे, ज़मीन भी दिलवाएंगे। शुरू में तो लेनिन के विचारों से वहाँ के न तो सैनिक खुश थे, न ही मजदूर खुश थे। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इन्होंने देखा कि वास्तव में जो अस्थायी सरकार है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तब ये लेनिन के विचारों से प्रभावित होने लगे। और फिर लेनिन के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा सोवियत बना था पेट्रोग्राड शहर में, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो यहीं पर लेनिन को रूस की कमान सौंपी गई और फिर लेनिन के नेतृत्व में रूस जो है ये आगे बढ़ा। और इसका एक प्रमुख कारण और था कि रूस की प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था उसमें लगातार हार होते जा रही थी। तो इसके कारण भी लोग क्या है, लेनिन के विचारों से प्रभावित होने लगे और लेनिन को अपना नेतृत्वकर्ता मानने लगे। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसान, मजदूर और सैनिक ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि रूस में कहानी शुरू होती है किसान से। किसान अपनी दैनिक स्थिति के कारण गांव से निकलकर शहरों की ओर आता है, मजदूर बनता है और कुछ लोग सेना में चले जाते हैं, सैनिक बनते हैं। तो तीनों कुल मिला के आपस में जुड़े हुए थे। तो लेनिन को इनको एक करना
कोई मुश्किल काम नहीं था। तो सभी लोग क्या है, लेनिन के विचारों से प्रभावित होने लगे। और इसी बीच में अक्टूबर 1917 और ये रूस के कैलेंडर के हिसाब से है और आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से ये 7 नवंबर 1917 बोल्शेविक पार्टी जो लेनिन के नेतृत्व में बनी थी, इसके नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत में अस्थायी सरकार को हटा करके, जो पेट्रोग्राड में अस्थायी सरकार बनी थी, तो इसको हटा करके क्रांतिकारी सरकार का गठन कर दिया। अब रूस में कमान जो है क्रांतिकारी सरकार के पक्ष में आ गया। जैसे ही लेनिन ने अपना गद्दी संभाला, हम कह सकते हैं, अपना भार संभालते ही, कार्यभार संभालते ही लेनिन ने सोवियतों की जो सभा हो रही थी पेट्रोग्राड में, उसमें 2 प्रमुख नीति का ऐलान किया। 2 प्रमुख नीति में आता है प्रश्न, इसको बढ़िया से देख लेंगे लेनिन के द्वारा कौन कौन से 2 प्रमुख घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा थी, महत्वपूर्ण ऐलान था, शांति संबंधी ऐलान। यानी जो युद्ध हो रहा था, जनता भी युद्ध नहीं चाह रही थी, रूस की लगातार हार हो रही थी, तो लेनिन चाहता था कि अब युद्ध विराम होना चाहिए और शांति स्थापित होनी चाहिए। तो लेनिन के नेतृत्व में शांति संबंधी ऐलान किया गया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। दूसरा ऐलान किया गया था जमीन संबंधी। जो जमीन का असमान वितरण हो रहा था, किसानों के बीच जमीन का समान वितरण नहीं था, तो जमीन को समान वितरण करने के लिए भी लेनिन ने बात किया था। यानी जो सोवियत संघ है इसको आश्वासन दिया था और ये ऐलान किया था। तो 2 ऐलान किया था, एक है शांति संबंधी ऐलान और दूसरा है जमीन संबंधी ऐलान। जमीन संबंधी ऐलान में वहाँ के जो भूस्वामी थे, इसको ज़मीन को आपस में बांटने का अधिकार दे दिया गया। और जो दूसरी ओर हम पढ़े हैं कि कारखाने में मजदूरों का सोवियत बना था और कारखानों को मजदूर की जो सोवियत थे वही चला रहे थे, तो इनको भी कारखाने में बराबर की भागीदारी दे दी गई। कुछ ही दिनों में लेनिन के द्वारा जो ये कदम उठाया गया, तो इस कदम उठाते ही पुरानी प्रशासन व्यवस्था, नौकरशाह और पुलिस की जगह जो वहाँ पर सोवियत बने थे, इन सब ने शासन व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले लिया। अब सोवियत शासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश करने लगे कि सभी शहरवासियों को खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिए और रहने के लिए आवास मिलनी चाहिए, तभी सही मायने में जो सोवियत बनाए थे उसका उद्देश्य सफल होगा। अब उसके बाद रूस ने लेनिन के नेतृत्व में ही ये ऐलान किया कि जारशाही के तहत, इन्हें जो जारशाह था, शासक था, ये बहुत से राज्य को अपना गुलाम बना करके रखा हुआ था। तो जो राज्य जारशाही के तहत रूसी साम्राज्य द्वारा दबाए गए थे, गुलाम बनाए गए थे, उनको भी अब ये अधिकार दिया गया कि अब वे स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी से वो अब अपना स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर सकते हैं या रूस के साथ बने रह सकते हैं। लेनिन के द्वारा जब ये घोषणा की जाती है तो फिनलैंड, लटेविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, ये सब देश जो रूस के द्वारा दबा करके रखे गए थे, ये स्वतंत्र हो गए और नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इनकी पहचान बनी। कई लोग रूस के साथ भी बने रहे। अब उसके बाद ये तो घर की स्थिति थी। शांति संबंधी ऐलान में रूस ने विश्व युद्ध को समाप्त करने की बात कही थी। रूस की अपील के बावजूद कई देश शांति समझौते करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में रूस स्वयं पहल करता है और जर्मनी से मार्च 1918 में एक समझौता करके युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। हालांकि इस समझौते में रूस को बहुत सारी ज़मीन जो है जर्मनी को देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी पहली पहल शांति समझौते के लिए रूस के द्वारा किया जाता है। अब 1918 में तो युद्ध समाप्त हो जाता है, तो 1918 से 1922 के बीच रूस में जो क्रांतिकारी सरकार का गठन होता है लेनिन के नेतृत्व में, तो कई जो वहाँ पर भूस्वामी हैं, सेनापति है, ये नई सरकार
को पसंद नहीं करते, जो लेनिन के नेतृत्व में बनी रहती है। और ये नई सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ देते हैं, गृह युद्ध छेड़ देते हैं। और इनके युद्ध को समर्थन देने का काम ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये सब करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये खास करके अमेरिका ये पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित है, और रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित होता है। इस कारण विरोधी विचारधारा होने के कारण अमेरिका जो है इसको समर्थन देता है। अब उसके बाद 1922 तक ये संघर्ष चलते रहता है, 18 से 22 तक। 18 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है। 18 से 22 तक जो गृह युद्ध छिड़ता है उसमें पुराने जो भूस्वामी हैं, सेनापति है, और रूस की सरकार जो लेनिन के नेतृत्व में बनी थी, इनके बीच में संघर्ष होते रहता है। लेकिन 1922 में रूस की सरकार जो विद्रोह किए रहते हैं इन लोग को दबा देती है, और रूस में फिर पूर्ण रूप से क्रांतिकारी सरकार या साम्यवादी सरकार का बोलबाला हो जाता है। इसी बीच पुराने साम्राज्य के कई हिस्से स्वतंत्र भी हुए थे, जो अब रूस के साथ हो गए। यानी जो इससे पहले हम देखे ना कि एक ऑफर देता है रूस की जो लेनिन सरकार है कि कई देश यदि स्वतंत्र रहना चाहे तो रह सकते हैं। तो जो स्वतंत्र हो गए थे वो फिर अब रूस के साथ हो जाते हैं और एक बड़ा संघ की स्थापना करते हैं, जिसको USSR, सोवियत साम्यवादी देशों का संघ, कई देश मिल करके सोवियत संघ की स्थापना करते हैं। इसके बाद फिर लेनिन की मृत्यु होती है 1924 में। लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ये नेतृत्व संभालता है और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता बन जाता है। नेतृत्व संभालते ही स्टालिन जो है अपने विरोधी नेताओं को मार देता है। स्टालिन की मृत्यु होती है 1953 में और अपनी मृत्यु तक सोवियत समाजवादी पार्टी और सोवियत संघ का तानाशाह बन जाता है स्टालिन। यानी लेनिन के बाद आता है स्टालिन, और स्टालिन जो है कई रूस में परिवर्तन करता है, जिसमें औद्योगिकरण, कृषि का सामूहिकरण, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेनिन के द्वारा दो काम किया जाता है। इसका उत्तराधिकारी के रूप में आता है स्टालिन। स्टालिन के द्वारा क्या क्या काम किया जाता है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।